शेयर बाजार जो रातों रात लोगों को करोड़पति बनाने के लिए जाना जाता था, अब रातों रात खाकपति बनाने पर उतारू है। उन लोगों ने जो बड़े-बड़े सपने देखकर शेयर बाजार में पैसे लगाए थे, उनके सपने चकनाचूर होते जा रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि बस हो गया, इससे तो ज़्यादा शेयर बाजार गिरेगा नहीं, अब पैसा डालते जाओ, जिसको तकनीकी भाषा में शेयर बाजार के खिलाड़ी कहते हैं बाय ऑन डिप। करते-करते पूरा पॉकेट खाली हो गया, लेकिन वो कभी मौका नहीं आया जहाँ से शेयर बाजार बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ उठकर जाते हुए दिखता रहे। और ऊपर से ट्रम्प साहब का टंटम तो जारी ही है। हर दिन एक नया पैंतरा लेके चले आते हैं और शेयर बाजार बेचारा उस पैंतरे के चक्कर में धराशायी हो जाता है। अब एक नया पैंतरा आया है ट्रम्प साहब को कि 500% टैरिफ लगा देंगे। जी हाँ, ₹100 का सामान होगा, उसे 500% टैरिफ माने 5 गुना तो ड्यूटी लगा देंगे। तो भारत से सामान जाने से रहा यूएस। ऐसे में क्या होगा? इससे बाजार इतना डर गया कि नए साल में जितने जोश के साथ बाजार चला था शेयर बाजार, उतने ही जोश के साथ नीचे भी उतर गया है। अब लोग कह रहे हैं क्या 2026 जो है, ये बाजार को धाराशायी कर देगा। बाजार वो चीज़ गिरावट देखेगा जो आज तक कभी नहीं देखा था। अब ये जो आशंका है, ये जो डर है, वो कितना सही है? आज हम आपको यही बताने वाले हैं। और मैं इसलिए इतने दावे के साथ कह रहा हूँ बताने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ हैं अनिल जी, जो कि शेयर बाजार के जाने-माने एक्सपर्ट हैं। सेबी जो कि शेयर बाजार के रेगुलेटर है, उससे रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं। यानी इनकी बातों को सेबी भी कहता है कि आप गंभीरता से ले सकते हैं। तो गंभीरता से ले लिया जाए, इन्हीं से पूछ लेते हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। क्या लगता है बाजार गया? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, ये तो नहीं कहेंगे कि बाज़ार गया, लेकिन हाँ, अब एक सतर्क रहने वाली सिचुएशन आ गई है। टेक्निकल तौर पे जो हम बोल रहे थे कि 25,800 का एक लेवल है जो नहीं टूटना चाहिए था, क्योंकि ये लेवल टूटने के बाद जो है कहते हैं बाज़ार का स्ट्रक्चर टेक्निकल भाषा में कि बाज़ार का जो बुलिश स्ट्रक्चर था, जो बढ़ने वाला स्ट्रक्चर था, ऊपर जाने के डायरेक्शन में वो स्ट्रक्चर टूट गया, डैमेज हो गया। ये 25,800 की जो बात कर रहे हैं ना, वो निफ्टी दरअसल की बात, हाँ, निफ्टी 50 की बात कर रहे हो। देखते हैं वो निफ्टी चलता होगा, जी, तो जिसे स्टॉक के 50 से स्टॉक होते हैं। जी, जी। वो 25,800 का स्तर टूट जाता है, तो ये लोग मान के चल रहे थे गया बाजार, तो वो तो और टूट गया। एकदम टूट गया, 25,700 भी टूट गया। अरे वाह! अब 25,500 जो है वो ही एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, अगर वहाँ टूटा तो समझ लिए 500 अंकों की सीधी गिरावट 25,000 तक जाके बाजार रुके। तार से गिरे खजूर पट के, खजूर से निकल गया तो सीधे ज़मीन पे गिरेंगे तब। जी, तब खजूर पटके हुए भी हम। जी, एकदम खजूर पे अटके हुए हैं और ये चीज़ जो है वो समझ में आ भी रही थी। हाँ। पहली बात तो जिस दिन अच्छा, ही आपको समझ में आ गई? हाँ, एकदम समझ में आ रही अरे थी बता दिए तो पहले लोग पैसा निकाल लिए होते तब। देखिए ये बाजार के जो लोग बाजार को ध्यान में रखते हैं, जो लोग टेक्निकल चार्ट को थोड़ा समझते हैं, उनको दिख रहा था पिछले 3-4 महीनों से बाजार जो है वो एक दायरे में घूम रहा था। ऐसा नहीं कोई वो लगातार बढ़ रहा था। हाँ, दिसंबर के एंड और जनवरी के फर्स्ट के दौरान जो है उसने थोड़ा जोश लगाया और उसने एक ऑल टाइम हाई टच किया। लेकिन वो टच करते ही जो बुरी खबर थी, जो कि उन्होंने वेनेजुएला पे इस तरीके से कर दिया और वो एक नई परंपरा की शुरुआत की। तो इस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ कि जो बड़े इन्वेस्टर थे वो कहीं न कहीं उनको समझ में आ गया, कॉशियस हो गए और सेलिंग जो है वो हावी हो गई। बीच में ऐसा समय आ रहा था कि एफआईआईज़ खरीदना शुरू कर रहे थे, लेकिन वो जैसे ही ये खबर आई वो पैनिक होकर के वो सेलिंग शुरू हुई। तो अब तो कोई सपोर्ट करने वाला भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है और इस माहौल में कोई बाय करने को तैयार नहीं। तो हम लोग यानी आम हाथ आपके दर्शक खरीदें कि ना खरीदें? नहीं, नहीं, अभी तो मैं कभी मतलब हमने अपने जो क्लाइंट्स थे हमने उनको भी बिकवा दिया मैक्सिमम जितनी प्रॉफ़िट को ऑलरेडी वो प्रॉफ़िट में बैठे हुए थे। तो हमने उनको ये सलाह दी कि आप प्रॉफ़िट बुक कर लें। जो मेटल के स्टॉक बहुत अच्छे रिकवरी दे चुके थे, बहुत अच्छे गेन दे चुके थे, वहाँ भी प्रॉफ़िट बुक करके और कैश लेकर के बैठ जाएँ। दोबारा फिर निवेश करने का मौका मिलेगा लेकिन निचले स्तरों। मतलब अभी पैसा ना लगाएँ। अभी ना लगाएँ। अच्छा, जिनके अभी पास अभी पैसा और पैसा बना के रखे रहे हैं शेयर बाजार में, वहाँ से निकल जाएँ। एकदम एक अगर प्रॉफ़िट है तो आप बुक कर लें। अच्छा, प्रॉफिट बुक कर लें। प्रॉफ़िट बुक कर लें और वो कैश लेके रखें, आपको कुछ अच्छे शेयर फिर नीचे के दामों पे मिल जाएँगे। ये क्यों इतना क्यों डरा रहे हैं लोगों को? देखिए, डरा नहीं रहे हैं। हम देखिए अब सबको पता है कि पूरी दुनिया एक तरीके से जुड़ी हुई है और ये जो वेनेजुएला वाला इश्यू हुआ उसके बाद वो ग्रीनलैंड पे नज़र भिड़ाए हुए हैं। अभी ईरान की एक तैयारी चली रही है कि ईरान के ऊपर वो इज़राइल और अमेरिका मिलकर के फिर कुछ तो ये कहीं न कहीं एक देखिए रिसोर्सेज़ को पे कब्ज़ा जमाने वाली टेंडेंसी शुरू हो गई है। अब ये खाली अमेरिका तक तो रुकेगी नहीं। वो आप कब्ज़ा जमाया कोई और जमाएगा। एकदम आपसे बेहतर कौन जानेगा इन सब चीज़ों को कि जब वो शुरू करेंगे तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, रशिया चुप नहीं भाई, भाई। बैठेगा, इज़राइल भी आस-पास दे नज़र भिड़ाएगा। तो सबको चाहिए हो सकता है कि भारत भी आस-पास कहीं नज़र कर ले भई, जैसा हो सकता है नहीं पता। तो इस पाकिस्तान वैसे नज़दीक में है। पाकिस्तान नज़दीक में है, तो हाला ज़्यादा रिसोर्सेज़ उनके पास है नहीं। ना, ना, वहाँ पे चाहे यूएस ने खोज लिया तेल का भंडार। वो बस उन्हीं को मिला था, बस उन्हीं को अच्छा, उन्हीं के चश्मे से दिखा, बस किसी इसी को के नहीं चश्मे दिखा। से दिखा था, आज तक पाकिस्तानियों को भी नहीं दिखा वो। अच्छा। और उसके बाद फिर वो बात बंद भी हो गई।
तो कुल मिला के बात ये है कि अब जो है रिसोर्सेज की जो स्कैर्सिटी है वो साफ-साफ दिख रही है और पूरी दुनिया में ऐसा देखा जा रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर पहले जो होता था कि खुलेआम में एक-दूसरे से ट्रेड करते थे, वो अब कहीं न कहीं उसको एक कब्ज़ा जमाने वाली चीज़ उसको अभी हुआ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस भाई, भैंस, हमारे पास एकदम। जो ये हमारा है। हमारा है हाँ, और प्रोटेक्शनिज़्म वाली थोड़ी-सी जो है टेंडेंसी अब दिखाई दे रही है। हाँ। जैसे अभी सिल्वर की डिमांड की यूएस ने चाइना से, तो चाइना ने मना कर दिया, नहीं आपको नहीं भेजेंगे इतना सिल्वर। हम सिल्वर अपना स्टोर करके रख रहे हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, अब वो जो पहले खुला फ्री ट्रेड होता था, अब थोड़ा मामला रिवर्स हो रहा है। ओह! हाँ, तो ये सारा मामला है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अफ़ेक्ट शेयर करती है बाज़ार मार्केट को बहुत एकदम। डराती हैं। वो जी, आपके ज़िंदगी पर असर डालेगी बाद में, आपके पोर्टफ़ोलियो शेयर बाज़ार पर असर डालेगी पहले। एकदम, और एकदम। जब तक ज़िंदगी पे असर डालेगी तब तक वो लोग पोर्टफ़ोलियो में जोड़ना शुरू कर लेंगे। हाँ, सारी चीज़ें नकारात्मक ही नहीं हैं। हुँ। देखिए 15 जनवरी तक का मैं कहूँगा अभी वेट करना है कैश लेकर के। 15 जनवरी के बाद जो है रिज़ल्ट सेशन शुरू हो जाएगा। अभी रिज़ल्ट आने लगे हैं लेकिन मैक्सिमम रिज़ल्ट 15 के आस-पास आने शुरू हो जाएँगे। अभी आईटी के रिज़ल्ट आएँगे क्वार्टरली और उसके बाद और भी रिज़ल्ट सेशन शुरू हो जाएगा। तो रिज़ल्ट सीज़न के जो परफ़ॉर्मेंस होंगे वहाँ से फिर कुछ अच्छे शेयरों में आपको निवेश के मौके मिलेंगे। हाँ, मतलब कंपनियों ने पिछले तिमाही में हाँ, कितना बेचा, कहाँ ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया, एकदम कहाँ से डिमांड आई, ये आपको रिज़ल्ट से जो है ना पता चल पता जाएगा। चल जाए। तो उनकी औकात मोटे तौर पे पता चल जाएगी, फिर उसके हिसाब से जो ज़्यादा तंदुरुस्त दिखे, उसमें पैसा लगा दीजिए। बस लेकिन इसमें भी मुझे लगता है बचना चाहिए वैसे शेयर से जो टेंट्रम से प्रभावित होते हैं, एकदम, एकदम टर्म टेंट्रम वाले शेयरों से दूर रहना चाहिए। मतलब एक्सपोर्ट वाले शेयर। जो डोमेस्टिक जिनकी डिमांड है, जिनका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, वहीं हम ध्यान दें और उसी में लगाएँ, अच्छा मुनाफ़ा तो ये 2026 का जो पूरा सेटअप दिख रहा है, जी। जो माहौल दिख रहा है, आपको लगता है शेयर बाज़ार के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है? देखिए, भविष्य तो जब ये पोखरण के टाइम में दिखा था कभी मतलब अब ये तो कहना बड़ा ही ये होगा इसके लिए तो बड़ी मतलब कहें कि भविष्य द्रष्टा वाली दृष्टि चाहिए, वो तो अगर होती तो तब हम तक तो फिर ज्योतिष को बैठाना होगा। नहीं फिर जो अगर ज्योतिष में कोई ऐसा होता तो फिर तो कहीं का कहीं पहुँच गया होता। हाँ। अगर किसी को बाज़ार दिख ही जाए कि कल क्या होने वाला है, तो फिर तो आज ही सारा कुछ बेच-बाच करके ट्रेड ले लें और वो एक रात में करोड़पति हो जाएँ। ये होता नहीं है भाई। ऐसा होता नहीं है। हम लोग एक अंदाज़ा ही लगाते हैं, कई बार बाज़ार हमारी उम्मीदों के हिसाब से चलता है, कई बार उम्मीदों के बियॉन्ड परफ़ॉर्म अच्छा, करता अब हमें एक चीज़ बताइए है। जी, कि किसी ने पोर्टफोलियो बना रखा है जी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो वो बना रहे कि निकले? देखिए, पोर्टफ़ोलियो में मेरा एक सुझाव हमेशा से है रिटेल निवेशकों से, अगर आपने हाल ही में पोर्टफ़ोलियो बनाया है और अगर आपका पोर्टफ़ोलियो नया है, हाँ, तब तो आप कुछ मत करिए, चुप से चुप बैठे रहे। बैठे रहिए। ठीक है। अगर आपका पुराना पोर्टफ़ोलियो है जिसमें कि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफ़िट दिख रहा है, तो फिर आप उसमें से एक बार प्रॉफ़िट को बुक कर लें। अब वो प्रॉफ़िट आपकी कैपिटल में जुड़ जाएगा। फिर ये जब बाज़ार नीचे आएगा, तो आपको अच्छे शेयरों में लगाने के लिए फिर से कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी। उस तरीके से आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है। ठीक है। अब हम एक चीज़ में कुछ सेक्टर जी, अगर हमें लगाना हो, जी। तो किस-किस सेक्टर को नज़र बना के रखें जैसे ठीक-ठाक मिले ले लें? देखिए, इस 2026 में हमारा अंदाज़ा है कि 2 सेक्टर जो हैं, बहुत अच्छे परफ़ॉर्म करेंगे। एक मेटल सेक्टर है और दूसरा एनर्जी सेक्टर है। अच्छा। ये 2026 में आपको अच्छे परफ़ॉर्मेंस देते हुए मिलेंगे। ऑलरेडी मेटल सेक्टर में बहुत अच्छा मूव आ चुका है, वहाँ से प्राइस प्रॉफ़िट बुकिंग हो रही है, करेक्शन आ रहा है। लेकिन 2026 में इनकी डिमांड बनी रहेगी, कम नहीं होने वाली। मेटल सेक्टर वाला कुछ कंपनियाँ कौन-कौन सी हैं? मेटल सेक्टर वाली कंपनियों में जैसे आयरन की कंपनियाँ हैं, एल्यूमीनियम की कंपनियाँ हैं, सिल्वर्स की कंपनियाँ हैं, कॉपर वाली कंपनियाँ हैं, इस तरीके की कंपनियाँ हैं जो है, तो उन पर ध्यान रखें। तो वहाँ लार्ज कैप की, मिड कैप मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ की छोटी-छोटी आप कंपनियाँ? मिड कैप पर फ़ोकस करें। लार्ज कैप कम मूव करते हैं, स्मॉल कैप मिड पे कैप रिस्क किसको रहता है। कहते हैं? मिड कैप यानी कि ये मान के चलिए कि जिनकी मार्केट कैपिटल जो है, हाँ। मतलब जो टॉप के 100 कंपनियों को छोड़ दें, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट 150 कंपनियाँ मिड कैप। 4-5 नाम बता दीजिए, ब बाद मैं में मैं स्पॉइलर दे दीजिएगा। हाँ, मैं नाम बता देता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, हमारा अपना कोई निवेश नहीं है, हमारे क्लाइंट्स का हो सकता है। तो मिड कैप में आपको बताऊँ जैसे हिंदुस्तान जिंक है, वो सिल्वर में हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है। वो तो बहुत ऊपर चला गया। हाँ, अभी गिर रहा है, फिर अभी गिरा। गिर रहा है, वो नीचे मिलेगा। हिंद कॉपर है, वो कॉपर का सबसे बड़ा प्लेयर है, तो वहाँ से आपको नीचे गिर रहा है। वेदांता है, वो माइनिंग में अच्छा है, तो माइनिंग से रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं, इनमें आपको मौके मिलेंगे। एनर्जी अभी नहीं है मौका, आगे चल अभी के नहीं, अभी आपको वेट करना अभी है, गिरने दीजिए। अभी तो गिरने दीजिए, ठीक है। नीचे आ जाए। फिर एनर्जी वाली कंपनियों में जैसे एनटीपीसी हो गई या फिर टाटा पावर हो गई, इस तरह की कंपनियाँ हैं, आपको इसमें अच्छे मौके मिलेंगे आगे जा कर के। एनटीपीसी का कहा जा रहा था कि अभी जो क्राइसिस हुआ उससे भी फायदा होगा उसको। उससे भी फ़ायदा होगा, एकदम होगा। उस ओएनजीसी का एक वेनेजुएला में था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जी, उसका फिर से धंधा शुरू हो सकता है, उसमें नज़र है कि नहीं है? एकदम हो सकता है क्योंकि जो वेनेजुएला वाला इश्यू है, उससे हमारे देश को कोई डायरेक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं इम्पैक्ट हुआ। नहीं हुआ। हाँ, तो बल्कि वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि पॉज़िटिव ही हो तो क्योंकि ये इन सब शेयरों में आपको निवेश-विवेश तो नहीं है ना?
नहीं, नहीं, इनमें अब मेरा इनमें कोई निवेश नहीं है। डिस्क्लेमर लेना इसीलिए डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया था, हाँ। इसमें हमारा कोई निवेश नहीं है, हमारे क्लाइंट्स का है, हो सकता है। एकदम हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए जी। कि आप कह रहे हैं कि मेटल में करिए, एनर्जी में करिए, लेकिन जिस तरीके से वेनेजुएला वाला मामले के बाद रशिया भौंताने हुए है, चाइना भौंताने हुए है, ईरान की स्थिति आप देख लीजिए, तो लोग कह रहे हैं कि स्थिति तो वहाँ भी खराब होगी, इसी वजह से मेटल में गिरावट आ रही है। देखिए, मेटल में गिरावट जो दिख रही है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग वाली सिनेरियो। अच्छा, वो दाम बहुत फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं। फंडामेंटल में दिक्कत, ये दाम अचानक से देखिए बहुत बढ़ गए हैं। ये सबको पता है कि मेटल्स के दाम बहुत बेतहाशा बढ़ गया। सिल्वर, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, अब कॉपर का जो शेयर हमारे यहाँ है, वो करीब 60 दिनों में लगभग उसने 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे दिया। हुँ, तो 2 महीने में 100% ज़्यादा ही रिटर्न, बहुत कौन बड़ा दे रिटर्न होता है। हाँ, तो अब इस जगह पर अगर थोड़ा भी कोई मार्केट में गड़बड़ी आती है, तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो तुरंत बेच के पैसे से वो घर ले आना चाहेंगे ना। हालाँकि पता नहीं चलता हम लोगों को पहले कि 200% का रिटर्न देने वाला है। हाँ, पहले पता नहीं चलता, लेकिन तो इस नाते ये जो सेलिंग देख रहे हैं, ये वही है कि लोग जल्दी-जल्दी बेच करके जो प्रॉफिट है ना, वो घर में ला रहे हैं। तो मोटा-मोटी ये मान के चला जाए कि शेयर बाज़ार में अभी माहौल बहुत अच्छा है नहीं। नहीं, अभी बहुत अच्छा है नहीं। हाँ। बस ये है कि ये रिज़ल्ट इसको सँभालेगा। 15 जनवरी के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज़ होगा। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है, वो यही है, जो ट्रम्प के जो बड़ी मतलब टेंट्रम्स हैं ना, वो केवल टैरिफ तक सीमित नहीं रह गए। अब उन्होंने दूसरे देशों पे सीधे कब्ज़ा रिसोर्स के करना ऊपर भी शुरू कर कब्ज़ा दिया। करना तो ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा सीरियस हाँ, तो 15 जनवरी क्यों? क्योंकि हैं। रिज़ल्ट सीज़न शुरू हो जब जाएगा। रिज़ल्ट सीज़न शुरू होगा, हाँ। तब तक सिचुएशन थोड़ा-सा क्लियर पता चल जाएगा कि कौन और वैसे भी जो एक और भी चीज़ बता दूँ, इसमें एक दूसरी भी चीज़ है कि थोड़ी-सी एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ भी आ जाती है हाँ। कि हमारे यहाँ के जो बड़े ट्रेडर, जो बड़े निवेशक हैं, चाहे गुजरात के हों या कलकत्ता के हों या बॉम्बे के हों, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, तो वो अभी जो महीना चल रहा है, इस पे थोड़ा कम बाय करते हैं। ओह! तो मकर आप भी मत संक्रांति करिएगा, बड़े-बड़े निवेशक नहीं तो हम जी, आपके इस खेत की मूली मत मकर करिए। संक्रांति के बाद फिर वो अपना शुरू करते हैं काका मकर प्रॉफ़िट। संक्रांति में जम के लाई तिलवा खाइए और मकर संक्रांति मनाइए और 14 के बाद 15 से जब रिज़ल्ट सीज़न क्लियर हो जाए, तब तब पैसा लगाने का सोचिए शुरू करें। और फिर अनिल जी को पकड़ा जाएगा, बताएँगे कहाँ पैसा लगाना है, ठीक है? 14 तक बाय-बाय।